आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता साहब और मैं हूं प्रदीप पंड्या। ये आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। बाजार में एक गिरावट के साथ शुरुआत हुई। लगातार चौथे दिन बाजार में कमजोरी देखने को मिली और उसके बाद एक सीमित दायरे में मार्केट घूमता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश चुनिंदा काउंटर्स पे हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो गिरने वाले स्टॉक्स पे आज जो वॉल्यूम है वो अब तक देखने को नहीं मिला था। तो पिछले 3 दिनों में गिरावट में ऐसा मोमेंटम नहीं था जो आज देखने को मिल रहा है। ये खास बात है। लगता है कि बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। ऑटो और सरकारी बैंक ये सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं। सस्ते लोन की उम्मीद है, इसलिए रियल एस्टेट में सुधार है। कमजोर मार्केट में ये एक सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि सरकार सस्ते लोन पर जो पहले जो नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, अब उसको फाइनली अमल में लाया जाएगा और अब न केवल गरीब तबके को बल्कि कुछ मध्यम वर्ग को भी फायदा मिलेगा सस्ते लोन का। और इस उम्मीद में देखिए रियल एस्टेट एक ही सेक्टर है जो जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ। लेकिन ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? 9100 ये है आज का सबसे पॉपुलर स्ट्राइक, जहां पर जम के कॉल राइटिंग हो रही है। 9150 पे भी हो रही है, 9200 पे भी हो रही है, लेकिन कल 9200 सबसे पॉपुलर था, आज 9100 हो गया है। तो अब लगता है कि 9100 का स्तर भी पार करना बाजार के लिए मुश्किल होगा, ऐसा ट्रेडर्स को लग रहा है। और आप देखें तो बाजार की चाल भी इसी तरफ इशारा कर रही है प्रदीप, क्योंकि 9050 को होल्ड करने की पूरी कोशिश लगातार बरकरार है। 9072 का हाई छुआ था, उसके बाद उन लेवल्स तक हम पहुंचे नहीं हैं। 66 अंकों का नुकसान निफ्टी दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर सेंसेक्स की चाल देखेंगे तो यहां पर 200 पॉइंट की गिरावट पर आज ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 233 अंकों की गिरावट अब हो गई है। बैंक्स टूट रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली का दबाव है, इसीलिए हमने देखा है ज्यादातर समय हमने गिरने वालों की शेयर की जो संख्या है वो लगातार बढ़ते ही दिखा है। तो आइए बताते हैं आपको कि आज इस शो में अगले 1 घंटे के दौरान हमारी नजर कहां होगी। बाजार में गिरावट का रुख जारी है तो कहां तक गिर सकता है मार्केट, इस पर तो एक राय लेंगे ही। IIFL के संजीव भसीन से जानेंगे उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी और पसंदीदा स्टॉक। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज डीवीज लैब की हालत अब सुधरती हुई नजर आ रही है कुछ हद तक। तो क्या करें, होल्ड करें या बेचें? निकलने का मौका है यहाँ पे। डी-मार्ट के बाद शंकरा बिल्डिंग भी कमाई का मौका देगा या नहीं, और CL एजुकेट के इशू का क्या होगा, ये सब जानेंगे। IPO मार्केट पे खासतौर पे फोकस बना रहेगा। लेकिन स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं प्रेशर है। शुरुआत मेटल से, क्योंकि ग्लोबल मेटल्स कमजोर दिख रहे हैं और उसी का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया है। स्टील कंपनियों में JSW, महाराष्ट्र सीमलेस, सेल जैसी कंपनियां, टाटा स्टील जैसी कंपनियां पिट रही हैं। वहीं आप देखेंगे हिंडाल्को में भी आज का सत्र कमजोरी का ही है। इसके अलावा बैंकिंग शेयर पिटे हैं और सरकारी बैंकों में ज्यादा दबाव है। PNB, यूनियन, इंडियन बैंक होना चाहिए, इंडियन सीमेंट में, लेकिन वो भी शेयर कमजोर है। इसके अलावा ICICI बैंक और साथ ही साथ SBI में भी हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली हावी है। एक और क्षेत्र जहां पर दबाव बनता दिखाई दे रहा है वो ऑटो कंपनियां, यहां पर रफ्तार काफी धीमी हुई है। टाटा मोटर्स, मारुति, आयशर, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक से जहां पर बिकवाली का दबाव हावी देखने को मिला है। साथ ही साथ आप गौर करें मिड कैप वाले शेयरों पर, लेकिन रियल एस्टेट पहले आता हुआ, क्योंकि यहां से कुछ सहारा मिला है। और यहां पर हम देखेंगे शोभा, ओबरॉय, नितेश प्रेस्टीज, अजमेरा जैसी कंपनियां हैं जहां पर अच्छे वॉल्यूम पर तगड़ी खरीदारी हुई है। लेकिन अगर आप मिड कैप इंडेक्स पर आए तो यहां पर भी कई वीक विकेट्स दिखाई देंगी। इंफ्रा में रामकी इंफ्रा पिट रहा है, टाइटन में आज 4% का नुकसान, BEL पिटा है, PI इंडस्ट्री, सिंटेक्स जैसे काउंटर्स है जहां पर हाल फिलहाल में लोगों ने बड़ी पोजीशंस ली थी, ये पिटते हुए। और आइए अब चार्ट पे नजर डालते हैं, और आज हमारी नजर है निफ्टी बैंक पे, जो कहीं ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है निफ्टी के मुकाबले। और अगर आप यहां पे नजर डालें तो आपको दिखाई देगा कि ये कमजोरी का रुख जो है धीरे धीरे अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आया है और आपके सामने ये मंथली मूविंग एवरेजेस के करीब सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए इस इंडिकेटर पे भरोसा थोड़ा सा कम है। ऐसा लगता नहीं कि ये गिरावट यहां पे रुकेगी। इसके पहले रुकी थी, यहां से हम सपोर्ट लेके चले थे, लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर से वहीं लौटे हैं और इस बार लगता है कि ये लेवल टूट जाएगा। और ऐसा सोचने के पीछे 2 वजह है, तो आपको बताते हैं एक एक करके। पहली वजह, सबसे पहले आप पूरे चार्ट को एक बार ये देखिए और आप देखेंगे कि यहां पर नीचे हमने ऑसिलेटर लगा रखा है RSI, और ये बता रहा है कि जब निफ्टी बैंक ने नया हाई बनाया तो इस ऑसिलेटर ने नया हाई नहीं बनाया, जो एक डाइवर्जेंस का क्लियर संकेत देता है। तो यहां पर पहला संकेत आपके लिए आता हुआ कि दरअसल बाजार में मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, और ये एक टॉप बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी एक और अहम बात,
और इस पर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि बाजार एक गैप के साथ ऊपर गया और उसके बाद अब एक गैप के साथ ही नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हम आपको अब अर्ली चार्ट्स दिखा रहे हैं और यहां पर आप ज्यादा नजदीक से इसको देख पाएंगे। ये देखिए, बाजार में एक गैप बना चुनावी नतीजों के बाद निफ्टी बैंक में और तेजी दिखाई दी और ये तेजी यहां पर खत्म हुई लगता है। आज हमने एक गैप बनाया और उसके बाद अब ट्रेड कर रहे हैं नीचे की तरफ। उम्मीद है कि यहां पर दबाव और आगे बढ़ेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ हमने दरअसल एक आइलैंड बनाया है और अब ये रिवर्सल की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। ये संकेत फिलहाल हमारे सामने बनते हुए जो एक बार फिर से इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार ये जो टॉप बना है निफ्टी बैंक का वो काफी स्ट्रांग है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए 21,100 पे आप एक स्टॉप लॉस लगाएं इस लेवल पर या किसी भी उछाल पर शॉर्ट करें। इसी तरह से निफ्टी में भी 9,150 के लेवल को एक स्टॉप लॉस की तरह समझें। इस लेवल पर या किसी भी उछाल पर बेच कर चले। मार्केट का मूड जो अभी तक बहुत ही ज्यादा बुलिश था, ऐसा लगता है कि अब मंदी की तरफ बदल चुका है। मार्केट ने एक यू टर्न ले लिया है और अब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको तेजी करके नहीं बल्कि मंदी करके ज्यादा बेहतर कमाई का मौका मिले। ये चार्ट्स तो यही कह रहे हैं। हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर आपके सामने और ये देखिए, आज हम लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि ये नेगेटिव जोन में आता नहीं था। कल मुश्किल से आया, लास्ट में फिर वापस चला गया, लेकिन आज अब ये डिसाइसिवली नेगेटिव जोन में आ गया है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पिछले 3 दिनों में भी बिकवाली हो रही थी, मार्केट गिर रहा था लेकिन वॉल्यूम नहीं था। आज डिसाइसिवली गिरावट की तरफ वॉल्यूम है, शॉर्ट की तरफ वॉल्यूम है और मंदी की तरफ वॉल्यूम है। यह आपको साफ तौर पे हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर बता रहा है। फॉर स्टॉक्स पे भी यही पोजीशंस दिखाई दे रही है। अगर आप वायदे बाजार के शेयर देखें, कई ऐसे शेयर हैं जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है और सामने ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन भी तेजी से बढ़ती हुई, यानी कि एक्सट्रीम शॉर्ट साइड पर एक्शन बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, देखिए इनमें से कई स्टॉक्स हैं और बैंक्स में आप गौर करेंगे तो बैंक निफ्टी तो कमजोर है ही। पीएनबी, एसबीआई जैसे काउंटर्स पिट रहे हैं। क्या किया जाए? क्या शॉर्ट करना चाहिए इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पर? अच्छा, आज के दिन का एक बार और वेट कर लेना चाहिए। ये फाइनल सपोर्ट्स के पास आ चुका है। पीएनबी का फाइनल सपोर्ट जो है वो 135 लेवल्स है। अगर 135 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर 8 से 10 रुपए की फॉल देखने को मिलेगी। जब तक 135 नहीं टूटता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद यहां से ये सपोर्ट लेके वापस रिवर्स करना स्टार्ट कर दे। आई थिंक 135 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए जितनी भी लॉन्ग पोजीशंस है उन सबके अंदर। और फ्रेश अगर कोई लॉन्ग लेना चाहता है तो 135 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ले सकता है। यहां से अगर ये सपोर्ट लेके घूमता है तो इसके इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे 146, 148 लेवल्स। जब तक 135 नहीं टूटता है तब तक सेल ना करें, 135 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग करें। ये है फिलहाल इन स्टॉक्स पर राय। साथ ही आप देखेंगे कुछ और वीकर काउंटर्स, टाइटन 4% नीचे। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा मोटा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर बताइए क्या मौजूदा भाव पर और टूट सकता है अब 4% नीचे वायदे में? यस, एब्सोल्युटली। टाइटन के अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है। टाइटन के अंदर सेल करना चाहिए और एग्जिस्टिंग सेल अगर किसी ने आज सुबह से करके रखा है तो एक बार होल्ड करें। 443 का भी भाव चल रहा है। इमीडिएटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये 430 या 425 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। 445 के आसपास अगर सेल करते हैं, अगर अभी कोई फ्रेश सेल भी करता है तो 458, 460 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में टारगेट होंगे 425, 430 लेवल्स के आसपास। अगला स्टॉक देखिए HDIL का है, जहां पर हम काफी मजबूती देख रहे थे लगातार और आज जबकि रियल एस्टेट स्टॉक्स जनरली मजबूत हैं, इसमें हम कमजोरी देख रहे हैं HDIL में और काफी हद तक मंदी की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे आप? 200 डीए में भी यही है स्टॉक का 80 रुपीज के आसपास और वहीं के आसपास से इसने रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है। अब अगर ये थोड़ा सा यहाँ से और फॉल दिखा दिया तो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद शॉर्ट टर्म टॉप भी बन सकता है एसडीआई के अंदर। इमीडिएट सपोर्ट एसडीआई का 75.50 लेवल्स, अभी चल रहा है 76.90। 75.50 अगर ये ब्रेक कर देता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर एसडीआई के अंदर हमको अच्छा दबाव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमको 71 या फिर 68 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग प्रेजेंट लेवल्स पर रिकमेंडेड नहीं है। 75.50 अगर टूटता है तो फ्रेश सेल जरूर रिकमेंड किया जा सकता है। 78 के स्टॉप लॉस से टारगेट 70 और 60 लेवल्स, स्टॉप लॉस 78, 75, 50 टूटने के बाद।
इस बीच 9050 के नीचे एक बार फिर निफ्टी ट्रेड करता हुआ और 9032 का लो था, उसी के आसपास इस समय कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप गौर करेंगे 300 पॉइंट की गिरावट अब सेंसेक्स में आ चुकी है। 29,196 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 200 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स और साथ ही साथ हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी की भी हालत पतली होती हुई 1% गवा चुका है। ये 200 अंकों की गिरावट बनती दिखाई दे रही है। तो इस सेल ऑफ में अब यहां से आगे का रुख क्या रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसी सवाल पर हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंह भी डिटेल में चर्चा भी करेंगे। वो आज पहुंचे हैं मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफिस और चर्चा कर रहे हैं मनीष सुंथालिया और आशीष सोमैया से। यूं तो हिंदुस्तान के बाजारों में कई बुल रन हुए, कई बार तेजी आई गई, लेकिन इस बार की तेजी और खासतौर से तब जबकि हम लाइफ टाइम हाई के आसपास है बाजारों में, ये तेजी खास है, बेहद खास है। और इस खासियत की वजह यह है कि इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के बाजार जो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करें उसका फायदा हमारे इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, लोकल इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, क्योंकि अब तक की तेजी में ज्यादा पैसा एफआईज बनाते थे, हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स पीछे रह जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार पूरी की पूरी तेजी का फायदा उठा रहे हैं हमारे अपने इन्वेस्टर्स और खास तौर से रिटेल इन्वेस्टर्स भी, और इस पूरी तेजी में फायदा उठाने में मदद कर रहे हैं देश के बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स, जिनके जरिए पैसा लगाकर हमारे इन्वेस्टर्स तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी में भाग ले रहे हैं और सही वक्त पर निवेश कर रहे हैं। और ऐसे ही एक खास फंड से हम आपको रूबरू आज करवाने वाले हैं। जी हां, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, और इस फंड ने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मुकाम आज हासिल किया है। जहां इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग $2.5 बिलियन यानी कि 19,000 करोड़ के आसपास पहुंचे। और इस खास मौके पर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ आशीष सोमैया और साथ ही पीएमएस के सीआईओ मनीष सुंथालिया साहब हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले तो आशीष जी और आपको मनीष जी दोनों को बहुत बहुत बधाई, ये बड़ा मुकाम हासिल किया। वैसे तो बहुत सारे फंड्स हैं जो इससे ऊपर भी पहुंचे हैं, इस लेवल के पार भी निकले, लेकिन आपके फंड की एक खासियत है, आपने अब तक अपनी एक्सपर्टाइज पूरी की पूरी इक्विटी में रखी है, जबकि बाकी फंड्स के पास लगभग सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या वजह है कि आपके फंड का फोकस इक्विटी पर रहा है? क्योंकि जैसे हर एक इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो कई तरह के प्लेयर्स होते हैं, जैसे सुपरमार्केट्स होते हैं, जैसे बल्ज ब्रैकेट, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। सो कई बार प्लेयर्स का जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंडस्ट्री के, इनका एक मानना ये होता है कि हम कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, जिसको वन स्टॉप शॉप आप बोलते हैं। लेकिन हर इंडस्ट्री में, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो अपना नीश में ऑपरेट करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल में सोच ये है कि हम हर कोई चीज जो कस्टमर शायद ले सकता है वो ऑफर नहीं करके हम केवल वही ऑफर करें जो हम लोग, जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है। और मोतीलाल ओसवाल जैसे आप जानते हैं पिछले 30 साल से केवल इक्विटी इन्वेस्टमेंट में और इक्विटी एडवाइज में काम कर रहा है। तो हमारा गेम प्लान यही रहेगा आगे जाकर भी कि केवल इक्विटी में काम करें और केवल अपनी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे प्रोडक्ट्स बनाएं। यानी कि बड़ी वेल्थ, बड़ा पैसा तो इक्विटी में बनता है, वो बनाने में मदद मनीष करते हैं। मनीष, मैंने जब भी देखा है आपके टैगलाइंस, आपका म्यूचुअल फंड्स को मार्केट करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग। हालांकि उस तरीके पर मैं बात करूंगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है जो आप लेकर चलते हैं वो सीधे दिल में उतरती है। बाय राइट सिट टाइट, और सोचने में ऐसा लगता है आंख बंद करके हाँ ये बात तो सही है, अच्छा शेयर खरीदो और लंबे समय के लिए बैठ जाओ। ये लाइन कहां से ढूंढी आपने? सोच ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि चीजों को थोड़ा सिंपल रखा जाए। और क्या है कि बड़ा पैसा उसी में बनता है जो सिंपली लोगों को समझ में। बहुत ज्यादा अगर कुछ कॉम्प्लेक्स आप करने की कोशिश करते हैं तो या तो आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, और अगर कर भी पाए तो बेनिफिट कुछ लोगों को ही मिल पाएगा। तो एक कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें जो समझ में आता है हम वही पोर्ट्रे करना चाहते हैं। और हमारी जो 27 साल की जर्नी है, ये कंपनी 1987 में एग्जिस्ट हुआ था, वहां से शुरू हुई है जर्नी। तो 27 साल में हमको यही समझ में आया कि यही प्रोसेस से आप इक्विटीज में पैसा लंबे समय के लिए बना सकते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। अब जुड़ रहे हैं जॉइंटर कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। स्वागत है आप दोनों का ही। सर्वेंद्र, ये बताइए आज की इस कमजोरी को देखते हुए
क्या अब भी मंदी करने का मौका आप देखते हैं यहां से लेकर के अब अगले हफ्ते एक्सपायरी तक? प्रदीप जी नमस्कार। नहीं देखिए, अब बाजार तो बिल्कुल त्रिशंकु के जैसा दो तरफ लटक गया है, एक गैप ऊपर है और एक गैप नीचे है। बट मैं रिसेंट गैप के साथ ही जाना चाहूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज का जो ओपनिंग गैप है एनएसई कैश पे, जो कि तकरीबन 9075 से 9080 उस रेंज में है। आई थिंक अब जब तक उसके ऊपर हम बंद नहीं करते हैं तब तक मेरा मानना यह है कि मैं जो इमीडिएट गैप एरिया है उसके साथ जाना चाहूंगा। उसका कारण यही है क्योंकि एक बुलिश गैप आने के बाद जिस तरह का फॉलो थ्रू चाहिए था मार्केट में, वो उस तरह का आया नहीं। तो शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है कि मार्केट अब नीचे स्लिप कर सकता है और 8850 8900 जैसे स्तर नीचे में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म में उसके साथ जाना चाहूंगा। मीडियम टर्म जैसे मैंने बोला अभी वो कशमकश अभी भी जारी है, नो मैंस लैंड में है बाजार। बट शॉर्ट टर्म में आज के गैप के साथ जाना चाहूंगा सेल साइड। अविनाश, आप कैसे अप्रोच करेंगे और इस गिरावट में आपको लग रहा है कि कुछ मुनाफा वसूली पर जोर देना चाहिए या फिर खरीदारी करने के मौके एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि हर्षदा, आई थिंक अभी जो मेजर इवेंट्स है वो सब मार्केट्स में खत्म हो चुके हैं। अभी जो मेन ट्रिगर पॉइंट मार्केट्स के लिए रहेगा वो Q4 के अर्निंग्स का सीजन रहेगा और हमको लग रहा है कि इस एक्सपायरी के बाद मेरे ख्याल से पूरा एक्शन अर्निंग्स पे फोकस होगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वन शुड बी वेरी कॉशियस और फोर्थ क्वार्टर का ट्रेंड एक बार अच्छी तरह से देखने के बाद ही मेरे ख्याल से फ्रेश निवेश करना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूं कि 9000 का लेवल काफी स्ट्रांग है और अगर मार्केट्स गिरता भी है तो 8950 का लेवल के बाद मार्केट्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा सेल ऑफ आएगा, बट जब तक लिक्विडिटी फंड से अच्छी खासी आती रहेगी तब तक मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही मार्केट रहेगा। मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर आती है तो फंड्स डेफिनेटली चाहेंगे कि लोअर लेवल्स पे वो स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करे। तो डेफिनेटली 8950 वुड बी द की सपोर्ट और ऊपरी लेवल में मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ही ज्यादा फोकस रहना चाहिए क्योंकि अर्निंग सीजन का शुरुआत अभी होने ही वाली है। ओके, आप ये बात कह रहे हैं कि शायद जल्द ही सपोर्ट मिल जाए, लेकिन ये देखिए आपकी बाजार में कमजोरी का जो रुख है बैंक निफ्टी की तरफ से वो ज्यादा मजबूत होता हुआ और बैंक निफ्टी लीड कर रहा है। निफ्टी बैंक पे फिलहाल आप गिरावट देख ही रहे हैं 200 पॉइंट की। पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन सारे दिग्गज बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंकों में जिस तरह से आज शॉर्ट बने हैं, सर्वेंद्र आपको कहीं मौका दिखता है शॉर्ट का? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक पूरे स्पेस में स्पेशली पीएसयू साइड में थोड़ी वीकनेस ज्यादा है। अगर वैसे जाएं तो आई थिंक अगर जाना है तो मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा, इवन दो कि वो भी अपने 50 डे एवरेज के आसपास ही है। आई थिंक अगर ब्रेक हो जाए डिसाइसिवली 267 का स्तर कैश में, तो आई थिंक उसके नीचे बंद आ जाए तो फिर काफी अच्छा ट्रेड बन जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा मंथली चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस करके देखें तो आई थिंक क्लियरली 275 के आसपास उसमें एक अगर आप देखें तो ट्रिपल टॉप जैसा फॉर्मेशन 280 275 की रेंज में, उस रेंज में 3-4 टॉप्स उसने मारे हैं। तो अब एज लॉन्ग एज ये 285 286 के ऊपर निकलता नहीं है, आई थिंक ये स्टॉक अब लॉन्गर टर्म एवरेजेस की तरफ स्लिप कर सकता है। तो आई थिंक 240 से 250 के स्तर नीचे में आ सकते हैं। तो अगर चूज करना है तो एसबीआई के साथ जाऊंगा। ओके, आप कह रहे हैं एसबीआई में पिकवाली करनी चाहिए। इसी के साथ इस समय का टॉप लूजर जो आप कहेंगे आईटीसी है। पिछले 20 मिनटों में ये 1.5% और फिसला है और वैसे भी अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में एचयूएल में भी कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी थी। पहले एक चार्ट चेक दीजिए तो फिर एक फंडामेंटल कॉल लेंगे इन एफएमसीजी मेजर्स पर। सर्वेंद्र, आईटीसी क्या और पिटेगा? हर्षिता जी देखिए, इसमें जो वीकली सेटअप्स थे आज से तकरीबन 7 हफ्ते पहले एक थोड़ा सा बेरिश बार बनाया था इसने, जब इसमें एक अच्छा न्यूज इवेंट भी आया था उस समय एक बेरिश बार बना के वो हाई अभी तक ये निकाल नहीं पाया है। कैश में वो हाई का स्तर मेरे ख्याल से 292 है, 292.15 टू बी प्रिसाइज। तो मेरा मानना है कि 292 295 के ऊपर जब तक डिसाइसिवली वीकली क्लोज नहीं देता है अभी मेरा मानना है कि ये स्टॉक हल्का सा वीक रहेगा और अगर स्लिप करना है तो मेरे ख्याल से पिछला स्विंग लो अगर मद्देनजर रखें तो आई थिंक 260 255 260 के स्तर तक ये स्लिप कर सकता है। तो 30 पॉइंट की गिरावट आ सकती है एज लॉन्ग एज ये 295 के ऊपर नहीं जाता है। अविनाश, ये एफएमसीजी प्लेयर्स के लिए स्थिति यहाँ से आगे कैसी दिखाई देगी? क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही ये बात छिड़ रही थी कि शायद इन कंपनियों को अब अपने प्रोडक्ट के दाम जो है बढ़ाने पड़ेंगे, तो मार्जिन उस लिहाज से थोड़े से इनके फेवर में आते दिखाई देंगे। क्या उसका असर आने वाली तिमाहियों में दिखाई देगा या फिर रेट हाइक या प्रोडक्ट हाइक प्राइस हाइक्स के बाद ही ये डिसीजन लिया जाए?
नहीं, मुझे लग रहा है कि हर्षदा सारे एफएमसीजी प्लेयर्स को डेफिनेटली प्राइस हाइक्स का जो बेनिफिट है वो ऑब्वियसली FY18 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए आने वाला मानसून रहना चाहिए। मेरे ख्याल से मानसून एक काफी बड़ा ट्रिगर है जो अभी शायद अर्निंग सीजन के बाद मार्केट्स डिस्काउंट करने लगेंगे। मेरे हिसाब से जीएसटी का भी जो रेट आया है, स्पेशली अगर आईटीसी की बात करें तो हमको लग रहा है काफी फेवरेबल है, और इस कारण हमको लग रहा है कि FY18 की जो अर्निंग्स इंपैक्ट है, जो पहले अनुमान था कि शायद जीएसटी से थोड़ी बहुत अर्निंग्स इंपैक्टेड हो, वो भी फैक्टर मुझे लग रहा है कि पॉजिटिवली टिल्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर गिरावट आती है आईटीसी में तो इसको एक अच्छा मौका समझ के खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी स्पेस में स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब अच्छा मानसून का संकेत मिले, और वॉल्यूम ग्रोथ के इंडिकेशंस भी डेफिनेटली इसके साथ बढ़ने की चांसेस है। ओके, लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें इतना प्राइमरी मार्केट भी काफी ज्यादा फोकस बना हुआ है। और अविनाश, आज हम सबसे बल्कि कल से ही सवाल पूछ रहे हैं कि डीमार्ट में आपने मुनाफा वसूल कर लिया या बने हुए? नहीं, आई थिंक प्रदीप, मुझे लग रहा है कि ये तो डेफिनेटली बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 550 रुपए की एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक अराउंड 640-650 का प्राइस अभी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जिन्होंने बेचा है शायद वो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने शायद थोड़ा जल्दी बेचा है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मुझे लग रहा है कि अभी भी डीमार्ट के काफी अच्छे हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी मैनेजमेंट टीम है, जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, मुझे लग रहा है कि अगर होपफुली ये रिजल्ट्स पे ट्रैक्शन मेंटेन करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये शेयर में अभी इमीडिएटली कोई ऐसा कारण लगता है कि जिससे शेयर में कोई भारी गिरावट आए। इस बीच ये अपडेट फिर से आती हुई कि सरकार तैयारी कर रही है ईटीएस के जरिए ही सही, लेकिन अपनी हिस्सेदारी खासकर से सूटी में के जरिए जो इन्होंने स्टेक सेल करना था वो करते दिखाई देंगे। अब इसमें आईटीसी का नाम है, एक्सिस बैंक, एलएनटी जैसे शेयर शामिल हैं। और उसी पर अगर आप देखें, एक्सिस तो इनफैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन अब ऊपरी लेवल से ये भी थोड़ा सा फिसलता हुआ, इनफैक्ट इसने काफी ग्राउंड लूज किया है। अविनाश, इस डेवलपमेंट को कैसे देखेंगे आप? क्योंकि देखिए काफी समय से चर्चा हो रही थी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी इन तमाम कंपनियों में। आई थिंक हर्षदा डेफिनेटली डिसीजन तो काफी पॉजिटिव होगा, बिकॉज हमने देखा है कि हाल ही में जिस प्रकार का ईटीएफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज को लेके जिस प्रकार का रिस्पांस मार्केट्स ने इस ईटीएफ को दिया है, मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली ऐसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में अगर ईटीएफ आता है तो ये एक अच्छा मौका होगा, प्रोवाइडेड जो ऑफर प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव हो। हमको लग रहा है कि डेफिनेटली एपिटाइट तो जरूर है, और इसका डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट डेफिनेटली इन सारे शेयर्स में भी पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। आई थिंक लॉन्गर टर्म के लिए ईटीएफ एक अच्छा जरिया है, जहां पे हमको लग रहा है कि बोथ डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल एप्रिसिएशन कैप्चर हो सके। इस आधे घंटे में हमने देखा है कुछ काउंटर जहां पर बिकवाली बढ़ी है। अब इसमें जहां रियल एस्टेट सहारा दे रहा था, चाहे शोभा, प्रेस्टीज, नितेश जैसी कंपनियों में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी हो, एचडीआईएल एक बहुत कमजोर कड़ी है, लगभग 2% का नुकसान इस स्टॉक में बनता दिखाई दे रहा है। अब 2 से 2.5% गवा चुका है पिछले आधे घंटे में, 2.25% की कुल गिरावट इसमें आती हुई। सर्वेंद्र बताइए, चार्ट पर ये काफी कमजोर है? नहीं, आई थिंक ओवरऑल तो देखें तो एक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड में है स्टॉक, और कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम्स बना रहा है, तो इमीडिएट ट्रेंड तो अप ही है। बट अगर देखें तो आई थिंक लॉन्गर टर्म एवरेजेस के आसपास आ गया है, और नीचे से 52-53 रुपए के आसपास से चला है, तो काफी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं लास्ट 1-2 महीने में। तो आई थिंक छोटा मोटा कूल ऑफ रहेगा, बट ओवरऑल सेटअप्स पॉजिटिव है। ओके, लेकिन हम जो बात कर रहे थे एक्सिस की, इनफैक्ट अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने आज नया हाई बनाया है। और जिस तरह से उदय कोटक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि बैंकिंग सेक्टर में एमएनएस को सरकार मदद करे, और जाहिर है कि एक्सिस बैंक पर उनकी नजर है, ये खबरें चल रही हैं। और अगर एक्सिस में हिस्सा बिकता है, फाइनली मार्केट में ये शेयर आते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टेड खरीदार होंगे। ऐसे में कोटक महिंद्रा बैंक जो कमजोर बाजार में लगातार मजबूती दिखा रहा है, अविनाश कैसे देखते हैं आप इसको? क्या ये पॉजिटिव होगा अगर ऐसा मर्जर वाकई होता है? क्योंकि आमतौर पे हम क्या देखते हैं, जो कंपनी खरीदार होती है, जैसे कोटक यहाँ पे खरीदार है, तो उस पे ऊपर दबाव देखा जाता है। जो कंपनी बिकती है दरअसल वहां तेजी होती है, लेकिन इस केस में देखिए उल्टा हो रहा है, एक्सिस पे दबाव है और कोटक में तेजी है।
ना आई थिंक प्रदीप, मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक ने जो पहले एक्विजिशन किया था ING वैश्य बैंक का, वो सक्सेसफुली इन्होंने मैनेज किया है और इससे इनकी जो पोजीशनिंग है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है। हमको लग रहा है कि ऐसा अगर होता है कि अगर एक्सिस बैंक में एडिशनल शेयर होल्डिंग या स्टेक सेल होता है और कोटक मैनेज करता है खरीदने को, तो ये डेफिनेटली इनके लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि पोजीशनिंग ओवरऑल प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इनकी और ऊपर हो जाती है। और अगर क्लियरली इनके वैल्यूएशन भी अगर ठीक ठाक रहता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स इस बात पे काफी खुश रहेगी कि अभी जो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक में हो रहा है कि क्लियरली स्टॉक वोलेटाइल हो चुका है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। कोटक जैसे बैंक में अगर ये इंक्लूड होती है तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द स्वैप रेशियो इसमें डेफिनेटली आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल कोटक के लिए डेफिनेटली इट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड इट ज्योग्राफिकल रीच और अपने एसेट बेस, लोन बुक बेस को और रिटेल बेस को बढ़ाने के लिए एक अच्छा मौका मिले, उनका कासा रेशियो भी अच्छा बन सकता है। तो ओवरऑल ये डेफिनेटली मार्केट्स लुक फॉरवर्ड करेगी कि ये डील जल्द से जल्द हो, बट ओवरऑल पॉजिटिव है कोटक के लिए। और एक्सिस बैंक के लिए हमको लग रहा है डिपेंडिंग अपॉन द स्वैप रेशियो ये भी डेफिनेटली स्टॉक में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट उदय कोटक ने ये कहा था कि एक होस्टाइल टेकओवर की भी स्थिति आती है तो उसको भी बाजार ने अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अब M&A जोर पकड़ते हुए जरूर दिखाई देंगे। कंसोलिडेशन का टाइम आ गया है इस इकोनॉमी में। हम लेंगे इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक। देखिए 9024 पर आ चुका है निफ्टी, यानी कि आज के नए लोज पर ट्रेड करता हुआ ये इंडेक्स, और देखना यही होगा कि क्या हम 9000 को टेस्ट करेंगे या नहीं। इस आखिरी आधे घंटे के ट्रेड में आप बने रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब 3 बज चुके हैं। 9000 के काफी करीब पहुंचते हुए बाजार नजर आएगा। निफ्टी 9020 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक 20,800 के लेवल भी तोड़ चुका है और यहां पर गिरावट बढ़ती हुई 1% से अधिक का नुकसान सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक में। और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो 1.5% कमजोर है। ऐसे में क्या करें आप निफ्टी में आज जाते जाते? विवेक गुप्ता, इनकी कॉल है निफ्टी पर सेल की। 9065, 9055 के दायरे में बेचने की राय दे रहे हैं। फिलहाल तो इस लेवल से हालांकि काफी नीचे है। 9110 का स्टॉप लॉस, 8980 के टारगेट 2 दिनों के अंदर आने की उम्मीद है। साथ ही अगर आप सुमित जैन की राय पर देखें तो सुमित भी कह रहे हैं निफ्टी में बिकवाली की ही पोजीशन आपकी होनी चाहिए। 8970 का टारगेट ये दे रहे हैं। स्टॉप लॉस इस शॉर्ट ट्रेड में 9075 पर लगेगा और अगले 2 से 3 दिनों में ये लेवल्स अचीव होंगे। सर्वेंद्र, निफ्टी पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ओवरऑल सेटअप सब ये जो आज का गैप है, बेरिश गैप जो आज बन गया है, इसके साथ जाना चाहूंगा। और इस ब्रेकआउट में भी वो मजा नहीं आया जिस तरह का ब्रेकआउट होना चाहिए था ऑल टाइम हाई के बाहर, जहां बाजार निकला। लास्ट 3-4 सेशंस मेरे हिसाब से काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। तो स्टोरी वापस स्क्वायर वन पे आ जाती है कि अब कहीं ये जो बुलिश गैप्स थे, मेरे ख्याल से अगर ये भर गए तो वो जो उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट की बुलिशनेस है वो रूल आउट हो जाएगी। और मैं एक शॉर्ट करना चाहूंगा। 8900 का टारगेट अभी 20-30 पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया है, तो 15-20 पॉइंट के पुल बैक पे 9050 के आसपास शॉर्ट करें तो रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे रहेंगे। और 8900 का टारगेट लेके चले नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में। और 9121.60 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। स्पॉट के लेवल्स हैं, उनको ध्यान में रखें। ओके, हमारे साथ संदीप वागले भी जुड़ चुके हैं powermywealth.com के। संदीप, क्या आप भी शॉर्ट करेंगे? आफ्टरनून प्रदीप, मैंने कल 9020 का टारगेट दिया था तो वो आ ही रहा है, बट मुझे और थोड़ा डाउन साइड लगता है, तो मेरा अभी 8950 का टारगेट है। एक 20-25 पॉइंट ऊपर बेचने को मिले तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। कह नहीं सकता वो आएगा नहीं आएगा। स्टॉप लॉस होगा 9090, टारगेट होगा 8950। यानी कि सभी जानकार कह रहे हैं आप शॉर्ट साइड की पोजीशन रखेंगे तो बेहतर रहेगा और वैसे ही ट्रेड इस समय अपनाना चाहिए। इस समय जो टॉप लूजर्स हैं उस पर हमने दिग्गजों की बात की, ITC और दूसरे बैंक्स जो काफी कमजोर दिखे हैं, लेकिन मिड कैप्स पर अगर आए तो यहाँ पर भी हमने देखा है कई काउंटर्स हैं जो लूजिंग एंड पर आज दिखाई दे रहे हैं। इनमें से ऑफकोर्स टेलीकॉम कंपनियों की फिर से धुलाई हो रही है। आरकॉम स्पेशली करीब 2% टूटा है, लेकिन NBFC स्टॉक्स में फिर सेल साइड की पोजीशंस है। मनप्पुरम जैसे काउंटर्स 2-2.5% नीचे। इनफैक्ट NBFCs की तो लिस्ट लंबी है आज शॉर्ट साइड पर। कोई स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है मनप्पुरम जैसे प्लेस में सर्वेंद्र, जहां पर शायद बिकवाली की जा सकती है? हाउसिंग फाइनेंस भी आज काफी कमजोर है।
आई थिंक फाइनेंशियल्स वीक रहेंगे और बैंक निफ्टी ने जो सेटअप पकड़ा है उस हिसाब से वीक रहेंगे। आई थिंक जो स्टॉक आज एक अच्छा लेवल पे अभी भी काफी डिसेंट हाइज के आसपास मिल रहा है और जो अभी करेक्ट नहीं हुआ है, मैं चाहूंगा अगर फाइनेंशियल से कुछ उठाऊं तो DHFL शॉर्ट करना चाहूंगा यहाँ से। करीब 355 रुपए का 356 रुपए का भाव चालू है कैश में, 25 पैसे कम चल रहा है, तो 55-70 का भाव है कैश में। आई थिंक उसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं 6 पॉइंट का, और मेरे को लगता है 15 से 20 पॉइंट नीचे 340 के आसपास वो ट्रेड कवर किया जा सकता है। सिंटेक्स देखिए, और सिंटेक्स पर अगर वागले साहब अगर आप कॉल दे सकें, 4% टूटा है वायदे में, 96 के लेवल्स आ चुके हैं, और आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पर हमने देखा था 100 के आसपास नई पोजीशंस आती दिखाई दे रही थी। क्या वो लेवल्स फिर लौटेंगे या फिर अब फिर से ये गहरी गिरावट दिखाएगा शेयर? हर्षदा, अगर 93 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मेरा व्यू बेरिश हो जाएगा। फिलहाल मैं इतना बेरिश नहीं हूं, हालांकि ये जो मूव है ऊपर से 103 से लेकर अब तक मैं समझता हूं ये करेक्टिव मूव है। अगर 93 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हम 85 की बात करेंगे, तो मैं वेट करूंगा, ये लेवल पे ना बेचूंगा ना बाय करूंगा। ओके, अविनाश, डेल्टा कॉर्प पे आप क्या राय देंगे? नहीं प्रदीप, आई थिंक डेल्टा कॉर्प में डेफिनेटली हमको लग रहा है कि दमन का जो कैसीनो है वो काफी बड़ा अर्निंग्स का बूस्टर रह सकता है जब भी ये दमन का कैसीनो फाइनली कमीशन होता है। रही बात कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये बिजनेस मॉडल वोलेटाइल है, लेकिन अपॉर्चुनिटी स्केल अप करने के लिए काफी यूज है। गेमिंग बिजनेस इंडिया में काफी छोटा है और इंडियंस प्राइमरीली गेमिंग और सट्टेबाजी के लिए काफी अच्छे जाने जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल तो डेफिनेटली बढ़िया है। थोड़ा रिस्क पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन अगर जो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क एपिटाइट वाला है उसको डेफिनेटली कोई भी गिरावट में ये शेयर जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इनका मॉडल काफी यूनिक है और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी हेवी है। तो आई थिंक डेफिनेटली ये हाई बीटा स्टॉक है, लेकिन अगर इनके सारे प्रोजेक्ट्स और इनके सारे जो एक्सपेंशन प्लान्स टाइम पे कमीशन होते हैं तो ओवरऑल जो हेडविंड्स है वो पॉजिटिव है। तो आई वुड डेफिनेटली बी अ बायर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में तो ये ज्यादातर वोलेटाइल रहता है और मेरे ख्याल से एक ट्रेडिंग फेवरेट है, बट मीडियम टर्म के लिए मेरे ख्याल से रिटर्न्स काफी अच्छे भी आ सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और जानकार जुड़ रहे हैं, इंडिया इन्फो लाइन के संजीव भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। आपने अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दी है आज के इस फॉल को देखकर, क्योंकि 9050 पर भी नहीं टिक पाए? हाँ, तो हर्षिता, हमने तो 9200 से 30% कैश में रेस करने का कहा है, तो हम तो 2-3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग में है। हमें लगता है शायद 8900 तक जाएगा, वहां पे हम रिव्यू करेंगे। बट इस भाव पे निफ्टी में हमें डेफिनेटली वीकनेस दिख रही थी। हमारे साथ एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ डिस्क्लोजर, बैंक निफ्टी पे हमारी शॉर्ट पोजीशन थी 2 दिन से और उसको एज अ हेज यूज किया था। लेकिन हम अभी भी सजेस्ट करते हैं जो कुछ हमारे मिड कैप पिक्स हैं वहां पे अपना दारोमदार लगाइए। आज हमारा एक टॉप पिक था आपके यहाँ प्रॉपर्टी में, रियलिटी स्टॉक्स में, गोदरेज प्रॉपर्टी, उसने आज 52 वीक हाई मारा है। वी स्टिल से कि जो भी डिप मिले गोदरेज प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कीजिए। एक इसका 6 महीने का लक्ष्य 450 से 450 का है। और दूसरा एक शेयर हमारा मनपसंद रहा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट 140-170 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। आज उसने 230 का हाई मारा है। हम अभी भी सोचते हैं कोई डिक्लाइन मिले तो लीजिए। इसके अलावा वोल्टास और ब्लू स्टार, 2 और हमारे व्हाइट गुड्स के बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस हैं जो काफी मूव कर गए हैं। कोई भी डिक्लाइन आए तो लेने की हम सुझाव देंगे। इस भाव पे हम कहते हैं कि फार्मा में एक लुपिन, सिप्ला, इनको एक्यूमुलेट कीजिए और आईसीआईसीआई बैंक ये 264-65 में अगर मिले तो इट बिकेम्स अ वेरी गुड वैल्यू बाय। ओके, तो ये जो आप तमाम स्टॉक बता रहे हैं, वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे, क्या आपको गर्मियों के चलते एक सीजनल गेन की उम्मीद है? क्या ये क्वार्टर काफी शानदार होगा इनके लिए, ऐसा लगता है? प्रदीप, ये हमने 4 महीने से कहा है। ये वोल्टास, ब्लू स्टार हमने 8800 पे रेकमेंड किया था ऑन द बैक के समर काफी एक्सट्रीम होएगा। एंड ये 325-30 से आज वोल्टास 390 रुपए हो गया है। सिमिलरली ब्लू स्टार 530 वाला आज 630 है। तो लार्ज पार्ट ऑफ द रैली हैज प्लेड आउट, बट हमने ये 3-4 महीने से एक बहुत स्ट्रांग सजेशन दिया था कि व्हाइट गुड्स विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ द रीमोनेटाइजेशन एंड द ऑनकमिंग समर सीजन। इसके अलावा आपको अगर ध्यान हो तो 125-30 में हमने फ्यूचर लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया था, दैट इज अबाउट 6 मंथ्स बैक, और आज वो 230 और 235 का हाई मार चुका है ऑन द बैक ऑफ द फैबुलस लिस्टिंग ऑफ डी मार्ट।
तो यस वी हैव बीन करेक्ट बट मे बी विद अ स्लाइट टाइम लैग बिहाइंड द मार्केट। और अब हम सोचते हैं कि यहाँ पे आपको कैश रेज करना चाहिए, क्योंकि आगे जाते हुए आपको जरूर मौका आएगा, ना नीचे भाव आएंगे, वहां हम री एंट्री की सुझाव देंगे इन स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक। जो कह रहे हैं कि आपने निफ्टी बैंक को हेज के तौर पे इस्तेमाल किया, ये क्या आपकी टेक्निकल कॉल थी या फिर जो बातें चल रही हैं यूपी में लोन माफ किए जाएंगे किसानों के, उसके बाद आज महाराष्ट्र में भी काफी हंगामा हुआ है और इनफैक्ट करीब 20 के आसपास विधायकों को निलंबित कर दिया गया, ये भी मांग कर रहे हैं कि यहां पर भी लोन माफी की जाए, क्या ये चिंता है? नहीं देखिए प्रदीप, ये तो पॉलिटिकल रेटरिक है, ये तो ऑनगोइंग चलते रहेगा, लेकिन ऐसा होता है कि जब न्यू हाइज बनते हैं तो लोग बाग फ्रेश एंट्री मारना चाहते हैं और अपने आप को रोक नहीं सकते। इस कारण से हमने बहुत सुझाव दिया कि आप या तो हमारी पुट्स लीजिए, कुछ हमने बेयर पुट्स स्प्रेड्स दिए थे, या हमने 20,350 20,300 पे 21,300 पे बैंक निफ्टी में एक हेज बनाया था कि जो भी आपकी लॉन्ग्स हैं उनके अगेंस्ट ये शॉर्ट रखिए, बिकॉज बैंक निफ्टी वॉज शोइंग वीकनेस। और जैसे आपने टिप्पणी की हायर बॉन्ड यील्ड्स एंड सम प्रेशर ऑन एसेट क्वालिटी, हमें लगा था कि यहाँ से फॉल आ सकता है। अब अगर ये 20,750 800 और 850 पे हम इसको कवर कर लेंगे तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रॉफिट भी हो जाता है और एक हेज भी हो जाता है। इसकी हम सुझाव देते रहते हैं ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। और आज हमने देखा भी है इन बैंक्स में काफी कमजोरी बनती दिखाई दे रही है। अब 222 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एक शेयर हालांकि जिसमें बहुत ही क्यूरियस मूव्स आते दिखाई दे रहे। कल याद होगा आपको डॉक्टर रेड्डी, इनको एक फिर से बहुत ही कठोर लेटर मिला यूएसएफटीए की ओर से और उसमें यह पाया गया कि पहली चेतावनी पर भी कंपनी ने एक्ट नहीं किया है। कल ये स्टॉक काफी पिटा था। इनफैक्ट आज भी इसकी शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई। 2,555 के लेवल्स लो के थे और वहां से हम देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनती दिखाई दे रही है। अविनाश बताइए, क्या जो भी नेगेटिव बाजार ने कल पढ़े समझे वो प्राइस में फैक्टर इन हो चुके हैं? हर्षदा, मुझे लग रहा है कि पूरा तरह से अर्निंग्स का जो इम्पैक्ट है वो शायद प्राइस में फैक्टर इन नहीं हो चुका है। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी हमने सुबह से जरूर डॉक्टर रेड्डीज के शेयर प्राइस में देखी है। हमको लग रहा है कि FY18 के अर्निंग्स डेफिनेटली थोड़े बहुत इम्पैक्ट रहेंगे अगर यहाँ पे कई और स्ट्रिक्ट एक्शन कंपनी के खिलाफ उठाया जाता है। ये तो क्लियरली एक वार्निंग लेटर है, लेकिन अगर इंपोर्ट अलर्ट होता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको नेगेटिव फील होगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। हालांकि हमको लग रहा है कि अभी शायद मैनेजमेंट भी कोशिश करेगी कि ये सब मसलों को वो सुलझा ले और कोई सोल्यूशन अगर निकले तो डेफिनेटली बाद में री रेटिंग आ सकती है। ओके, लेकिन इस वक्त आपकी कॉल क्या है दोनों ही स्टॉक पे अविनाश? मुझे लग रहा है कि अगर हम डॉक्टर रेड्डीज और दिवीज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज में हमने क्लाइंटों को होल्ड करने को कहा है और दिवीज लेबोरेटरीज में तो प्रदीप जिस प्रकार का कल इम्पैक्ट आया था 17-20% स्टॉक नीचे था, हमको लग रहा है कि शायद और थोड़ी कटाई स्टॉक में आ सकती है। अर्निंग्स डाउनग्रेड्स FY18 के लिए आ सकते हैं, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में होल्ड की राय है। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई। इसके अलावा इस वक्त आप देखिए 16,735 करीब 1.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स पहुंच चुका है। मार्केट ब्रेथ अब 1:3 के आसपास बन रही है, यानी अगर 4 में से एक स्टॉक ऊपर है तो 3 स्टॉक नीचे है और ये फासला लगातार बढ़ता हुआ वॉल्यूम तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास अब पहुंचने लगा है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हम साफ तौर पर यहां बनते हुए देख रहे हैं। भसीन साहब, आप जैसे कि कह रहे थे कि जब तेजी का मार्केट होता है तो लोग बहुत उतावले होते हैं, खुद को रोक नहीं पाते। आज लग रहा है पिछले आधे घंटे के दौरान पुट लेने के लिए कुछ वैसी होड़ मची हुई है जैसे कि अगर आपने कहा था कि 900 तक आ सकता है, तो यही सबसे पॉपुलर मुझे दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस है। मुश्किल से 12 रुपए का चल रहा था, वो पुट 17 हो गया। आधे घंटे में मार्केट इतनी जोर से नहीं गिरा है, एक बार गिरा फिर अब थम गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग अब मंदी के लिए उतावले हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? प्रदीप देखिए ना, क्योंकि अब जो ट्रम्प लेड रैली थी वहां फटीग आ चुका है एंड वी सीन ग्लोबली यूएस हैड अ वेरी बिग फॉल और डॉलर वीकनेस हैज प्लेड आउट ऑन द एनर्जी साइड और ऑयल प्राइसेस आर आल्सो लोअर, विच जो इंडिकेट करता है कि ग्रोथ मे नॉट बी एज स्ट्रांग जो बनाई है। इस कारण से वो ग्लोबल जो एक आपके लिए रेटरिक आ रही है, उस कारण से फियर बाइंग आ गया एंड द विक्स हैज स्टार्टेड टू राइज। ये एक नॉर्मल होता है, व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स टू करेक्ट, फियर इज ऑलवेज 4 times ऑफ ग्रीड एंड दैट्स व्हाई जब इसमें फॉल आता है तो विक्स की राइज करने से प्रीमियम ऑन द पुट साइड स्टार्ट्स टू पिक अप।
मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा होएगा। 8900 तक हमें लगता है बहुत स्ट्रांग वहां पे वापस बाइंग आएगी, क्योंकि फॉरेनर्स की लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी लार्ज है कि एनी बिग फॉल विल बी यूज्ड टू बाय। सो आई थिंक ये रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है। 8900 पे हम फिर सुझाव देंगे, बिकॉज हमें लगता है वापस 92 93 जरूर निफ्टी जाएगा, और हमें पता है कि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है, तो दे विल बी प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, ऑन द बेयर्स एंड द बुल्स, क्योंकि रैली हैज बीन नॉन स्टॉप। बट जैसे आपने कहा, वी थिंक यहाँ पे यू हैव टू बी मोर स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक। इनफैक्ट इस तरह के सेल ऑफ में मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि जो प्राइमरी मार्केट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता दिखाई देगा। दो इश्यूज हैं, सीएल एडुकेट और साथ ही शंकरा बिल्डिंग। क्या आपकी सलाह है भसीन साहब? नहीं, ऑन दोज टू आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट, बट हर्षिता, मुझे ये हिस्टोरिकली और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि जब इतना बड़ा आईपीओ इतना बड़ा डेब्यू बनाता है, वो बहुत बड़ा टॉप बन जाता है। 100% गेन इन अ सिंगल डे इज अनबिलीवेबल, और हमें लगता है यहाँ पे अब बहुत ज्यादा फ्रॉथ है, तो सम ऑफ द न्यू आईपीओज मे गेट अ रिस्पॉन्स, बट उनका जो लिस्टिंग होएगा विल नॉट बी एज डायनामिक जो पीपल समझ रहे हैं। सो यहाँ पे कॉशन बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज टाइमिंग्स ऑफ सच बिग टॉप्स एंड सच बिग आईपीओज जनरली कोइंसाइड एंड दे मेक द मार्केट बीइंग मेड अ वेरी वेरी बिग टॉप। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट टू बी वेरी वेरी कॉशियस, बिकॉज जब तक आपको प्रॉपर फीडबैक ना हो ऑन द पीयर ग्रुप, ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मैनेजमेंट, यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस ऑन एनी न्यू आईपीओ लिस्टिंग नाउ। अविनाश, आपके कोई इनपुट्स? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली ये दोनों आईपीओ जो खुले हैं, डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन तो इनका होगा, लेकिन जैसे बसीन साहब ने कहा है कि लिस्टिंग गेन शायद हर्षदा इतना सिग्निफिकेंट ना हो, क्योंकि आई थिंक जो इंक्रीमेंटल पैसा जो शायद डीमार्ट में आया था उस तरीके का रिस्पांस इन आईपीओ को ना मिले। मेरे ख्याल से इसमें शंकरा का बिल्डिंग प्रोडक्ट्स डेफिनेटली स्टैंड्स आउट एंड आई थिंक हैज अ बेटर बिजनेस मॉडल। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे करीबन एक 15-16% की अपसाइड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेन जरूर मिल सकता है। लेकिन सीएल एडुकेट का हमको लग रहा है कि प्राइस इशू थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करे वही ठीक रहेगा। 27 का पी और ग्रोथ बहुत ही नाम मात्र की है। दरअसल अगर आप देखें पिछले 2 साल 3 साल की जो ग्रोथ हमारे सामने है, तो बहुत ही ज्यादा महंगा। इस ग्रोथ पे, इस आंकड़े पे ये वैल्यूएशन क्यों देना चाहिए, बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो थोड़े से महंगे हैं। ऐसा लगता है कि जहां आपको डीमार्ट का आईपीओ एक अच्छे भाव पे मिल गया और अच्छे गेन्स हुए, यहां पर आप लेकर अटक सकते हैं, ऐसा लगता है। इसलिए बचने की, दूर रहने की सलाह आ रही है इसी वजह से। लेकिन अब वक्त है बीटीएसटी या एसटीबीटी। कौन से है कॉल आज, आइए देखते हैं। किरण जाधव सबसे पहले प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट के सेल कॉल दे रहे हैं। जस्ट डायल पे 580 का स्टॉप लॉस, 546 के टारगेट। पीएनबी पर भी इनका सेल कॉल है, स्टॉप लॉस 140 और 132 के टारगेट। मुदित गोयल की भी राय आपकी स्क्रीन पर अब आती हुई, और मुदित के रेडार पर जो शेयर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यहां पर तेजी की सलाह इन्होंने दी है। टारगेट जो रहेगा वो 880 का रखिए और स्टॉप लॉस 850 का, और दूसरी तरफ एक सेल साइड की पोजीशन आईआरबी 224 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करके जाएं। स्टॉप लॉस 235 का होना चाहिए। सर्वेंद्र, आपकी क्या राय रहेगी? दोनों क्या फिर एसटीबीटी? नहीं, देखिए रेंज तो थोड़ी टाइट है, तो और बाजार भी कहीं बीच में ही लटका हुआ है, तो एक बाय एक सेल रहेगा। जो बाय है मेरी साइड से वो है लुपिन। आई थिंक क्लियरली स्टॉक अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है। लास्ट अगर आप महीने 1.5 महीने से देखें तो बहुत अच्छे से 1450 के आसपास काफी अच्छे से कंसोलिडेट हो चुका है, और अभी ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और ये चलना शुरू हुआ है। जब मैंने ग्राफिक्स बनाए थे वहां से 4-5 पॉइंट चल चुका है, बट आई थिंक टारगेट उतना बढ़ा लेंगे, और टारगेट को बढ़ा लें थोड़ा। 484 का मैंने टारगेट डाला था, उसको 490 कर लें और बाय करके चलें। स्टॉप लॉस वही रखें 449.40, और लुपिन को कल के लिए बाय करके चलें। कैश के लेवल्स हैं वो ध्यान रखें। और दूसरा जो है वो है सेल साइड का शेयर है मेरा बजाज ऑटो। आई थिंक क्लियरली वीकनेस इसमें बिल्ड हुई है, इसका मोमेंटम इंडिकेटर्स भी आज सेल में जा रहे हैं। मेरा मानना है कि 2830 के स्तर ये स्टॉक नीचे में छू सकता है कल के सेशन में, तो वो टारगेट ध्यान में रख के चलें, और 2881.60 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, तो ये आज के लिए आपके आइडिया सर्वेंद्र की ओर से आते हुए। वागले साहब, आपके कॉल्स? प्रदीप, मैं एक एसटीबीटी के साथ जाऊंगा, एक बीटीएसटी के साथ जाऊंगा। अरविंद में बेच के जाना चाहूंगा 392 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 381, और बीटीएसटी के तौर पे कोटक बैंक में मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, उसमें मैं बाय करके चलूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 858, टारगेट ऑफ 891।
दो जानकार इनफैक्ट कोटक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इस बीच टायर कंपनियों के लिए एक अपडेट आ रहा है। इनफैक्ट हमारी रिसर्च टीम ने पहले हमें करीब 2:30 बजे नोट भेजा था कि शांघाई फ्यूचर्स रबर फ्यूचर्स 6% फिसले हैं और ये अगर आप देखें प्रीवियस हाई से करीब 25% के डिस्काउंट पर अब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि काफी गिरावट आई है रबर के दामों में, जो एक पॉजिटिव माना जाएगा इन तमाम टायर कंपनियों के लिए। अविनाश, कोई ट्रेड इस स्पेस में? नहीं, मुझे लग रहा है कि टायर कंपनीज में हमको सीएट और अपोलो टायर्स काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि अगर हाल ही में रबर के प्राइसेस कम होते हैं और अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी आती है तो टायर कंपनीज में अपोलो और सीएट ये दोनों ही स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर ट्रक और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में है और यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्जिन इंपैक्टेड हो गए हैं जो इंपोर्ट्स टायर्स के हो चुके हैं। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो विद सीएट एज वेल एज अपोलो टायर्स। ये लेवल से भी हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो सकता है। ओके, ये खबर, अगर रबर के दाम गिरते हैं तो टायर कंपनियों के लिए फायदा होना चाहिए। एक स्टॉक है एनएलसी इंडिया और पिछले 2 दिनों से जबरदस्त तेजी है क्योंकि इसने 7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड दिखा दी। जो एक्स्ट्रा 7-7.25 रुपए का डिविडेंड इन्होंने घोषित किया और उसके बाद से ही इसने रफ्तार पकड़ी है। आज के दिन जो वॉल्यूम है आप देखिए 2 हफ्तों के वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम देखा जा रहा है। क्या डिविडेंड यील्ड को देखते हुए वसीम साहब इस पे निवेश की आप राय देते हैं? मेरे ख्याल आप नई वैली लिग्नाइट की बात कर रहे हैं, राइट? जी, नवेली लिग्नाइट जो अब एनएलसी इंडिया के नाम से जानी जाती है, सरकारी पावर कंपनी है। यस, आई थिंक ये तो कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट इसका बहुत स्ट्रांग है और हमें दिख रहा है कि साउथ में काफी कुछ रेजोल्यूशन हुआ है ऑन द पावर फ्रंट। सो यस, एज अ डिविडेंड यील्ड स्टॉक प्लस आइसिंग ऑन द केक ये होएगी अगर इसको प्राइसिंग पावर जो यूएमपीपी की थोड़ी सी वो मंजूरी मिल जाए तो आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी गुड प्ले ऑन द बैक के जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि साउथ में थोड़ा सा फॉल आया था आफ्टर द रीसेंट इवेंट्स। आई थिंक इट शुड बी अ गुड बेनिफिशियरी और अपसाइड इसमें अच्छा दिख सकता है। तो yes, as a dividend yield and with further up move expected in some of the private power vendors, I think this could be a good play. 2 शेयर सर्वेंद्र अगर इस पर आप राय दे सकें, पीसी ज्वेलर और अरविंद। पीसी ज्वेलर मुझे याद है आई थिंक बीते हफ्ते इसमें अच्छी तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही थी थर्सडे फ्राइडे के सत्र में, लेकिन एक कंप्लीट यू टर्न ले रहा है ये स्टॉक, अब बिकवाली शुरू हो चुकी है और अरविंद भी कमजोर दिख रहा है। के बारे में बोला, आई थिंक लास्ट 3 दिन में क्लियरली एक 3 दिन का जो सेटअप है वो रिवर्सल का सेटअप ही लग रहा है। 440-441 के ऊपर ये टिक नहीं पाया है, तो आई थिंक अब ये क्लियरली एक 15 से 20 पॉइंट नीचे सरक सकता है। करीब 400 के लेवल जहां पे इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं उसके आसपास ये इर्द गिर्द आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को ट्रेड करना है तो एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और एक 20 पॉइंट का टारगेट ध्यान में रखे चले। आई थिंक क्लियरली वो ट्रेड मैच्योर होना चाहिए। और अरविंद तो डेफिनेटली यस, ये एक स्टॉक ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म में इसमें जो सेटअप्स हैं काफी कंसर्निंग है और काफी अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप खत्म हो चुका है। ये स्टॉक काफी ऊपर से ऑलरेडी घट चुका है, बट मेरा मानना यह है कि एक बार ये 375-380 के स्तर छुएगा इस लेग में, फिर प्रॉब्ली अगर एक आध बाउंस आया तो आएगा और उसके बाद एक बार ये 375-380 के स्तर तोड़ देता है तो फिर ये स्टॉक थोड़ा सा एक काफी नेगेटिव जोन में चला जाएगा और फिर नीचे के स्तर काफी बड़े और लंबे खुल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 375-380 इनिशियल टारगेट्स हैं और बाउंस के बाद अगर उन लेवल्स को तोड़ता है तो आई थिंक 330-340 की रेंज में भी ये स्टॉक स्लिप कर सकता है। ओके, अरविंद पे बागले साहब भी मंदी का एक कॉल दे चुके हैं, लेकिन जाते जाते और कौन से स्टॉक्स हैं जहां बिकवाली हो रही है? भारतीय एयरटेल देखिए लगातार कमजोर बना हुआ था और करीब 10 लाख शेयर्स यहां पर और बिके हैं पिछले 15-20 मिनटों के दौरान। दिन के लोस पर यह स्टॉक पहुंचता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या भारतीय एयरटेल पे बागले साहब आपको मंदी दिखती है? प्रदीप, इतना मैं बेरिश नहीं हुआ, हालांकि नीचे से बाउंस बैक हुआ है। हाँ, बेसिक पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा बेरिश है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करूंगा। ओके, एडवांस्ड एंजाइम ये एक स्टॉक देखिए, यहाँ पर तकरीबन 1.25 लाख शेयर्स बिकने को आए हैं और उतने ही वॉल्यूम में ये जोर से गिरा है। हालांकि जाहिर है 2000 रुपए से ऊपर का स्टॉक है तो 1.25 लाख शेयर्स भी अच्छा खासा वॉल्यूम इस स्टॉक के लिए कहा जा सकता है। पिछले कुछ मिनटों में ये क्रैक आता हुआ अच्छी तेजी थी, लेकिन जोर से गिरा है। 2000 के ऊपर जाते ही दरअसल इस में ब्रेक लगने लगते हैं। अविनाश, क्या व्यू है आपका? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप, आई थिंक जिस प्रकार के नतीजे Q3 के आ गए थे काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, लेकिन मैनेजमेंट ने एश्योर किया है कि ये जो प्रॉफिट ड्रॉप है ये वन ऑफ आइटम है
और ये शायद आने वाले क्वार्टर्स में रिपीट नहीं होगा। हमको लग रहा है कि अगर किसी का लंबा निवेश करने का विचार है, अगर हम कम से कम साल 1.5 साल का, तो ही इसमें निवेश करें, क्योंकि स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है। हालांकि इसकी बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है। एंजाइम मार्केट में ये करीबन 25% के ऊपर का मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं और मार्जिन भी काफी अच्छे हैं। तो आई वुड से दैट लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी गिरावट में ये खरीदना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये शायद स्टॉक को थोड़ा सा वोलेटाइल कर सकती है। प्रदीप, ये जो 2000 या 2100 की बात कर रहे थे, उससे मुझे मारुति की याद आई, क्योंकि ये काउंटर भी 6000 के एकदम ठीक नीचे 5999 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें काफी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी थी। बताइए इस पर आपकी क्या राय रहेगी वसीम साहब, क्योंकि ये काउंटर काफी रैली कर चुका है, तो क्या अब मौके दे रहा है या फिर आपको लग रहा है 5800 और उसके नीचे आता है तो तब ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे इसमें पैसे लगाने के? हाँ अर्चिता, आपने अच्छा सुझाव दिया। मारुति के लिए देखिए 62, 63 एक ऑल टाइम हाई है। हम अभी भी सोचते हैं 65 से 6700 जा सकता है ये बाय द एंड ऑफ 2017। लेकिन अभी इसके लिए जो चिंता है वो ये है कि येन की जो एप्रिसिएशन है अगेंस्ट द डॉलर, वो मार्जिन्स को हर्ट करेगी फॉर मारुति। जैसे जैसे येन वीक होता है वो इसके लिए अच्छा है, बिकॉज ऑल इट्स इम्पोर्ट्स आर इन येन डोमिनेटेड, और वो उसके मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर डाल सकता है। साथ में वी सीन अ वेरी सुपर्ब रैली, और हमें लगता है ऑटोज में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन जैसे आपने सुझाव दिया, हमें लगता है यहां से एक स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए। अभी भी आप थोड़ा ले सकते हैं बिलो 6000 या क्लोजर टू 5900, और 5750 तक इसको हम उससे नीचे जाता हुआ नहीं दिखता। तो यहां से 5750 से 5950 तक एक्यूमुलेट है ऑन मारुति। हम यहाँ पे 87 पे अशोक लीलैंड पे भी बहुत रिकमेंड करेंगे। आई थिंक दैट विल बी अ स्टैंड आउट परफॉर्मर इन द 4 व्हीलर। और जैसे ही गवर्नमेंट की यहाँ क्लैरिफिकेशन आ जाए ऑन B4 जो उनके नॉर्म्स हैं ऑन न्यू व्हीकल्स, आई थिंक अशोक लीलैंड विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी इन द CV मार्केट ओवर देयर। ओके वसीम साहब, हम लोग गर्मियों की बात कर रहे थे, लेकिन सिम्फनी पर चर्चा नहीं हुई। और देखिए सिम्फनी पिछले 20-25 मिनट के अंदर 8% का उछाल दिखाने में कामयाब रहा है। वो स्टॉक आपके सामने लाएंगे। 1425 का भाव था और वो हो गया है 1540। देखिए बहुत तेज रफ्तार से जाते जाते यहां पर बाइंग आई है। करीब 65,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं इस दौरान। पूरे दिन भर में अगर आप देखें इतना यहां पर जो वॉल्यूम है वो 75,000 का ही है, तो 90% स्टॉक तो अभी ट्रेड हुआ है, ये कह सकते हैं सिम्फनी का। इस पर भी कोई व्यू है आपका वसीम साहब? हाँ, ये भी हमारी बाय लिस्ट पे है, क्लोजर टू 1350, 1375, और हमने कहा है 1 साल का नजरिया रखें, क्योंकि अगले 6 महीने इसके लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं, गिवन दैट ये समर विल बी अ स्कॉर्चर। तो वोल्टास, ब्लू स्टार हमारे टॉप 2 पिक्स थे, और उसमें हम वर्लपूल भी ऐड किया है, और सिम्फनी वन मिड कैप स्टॉक अगेन जो हम रेकमेंड कर रहे हैं। अभी चेस मत कीजिए, लेकिन मार्केट में कहीं भी घबराहट आए तो व्हाइट गुड्स विल बी अ स्टैंड आउट सेक्टर इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इनफैक्ट प्रदीप, ये ना हर रोज की कहानी है। दोपहर में जैसे गर्मी बढ़ जाती है, सिम्फनी के दाम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने नोटिस किया हर रोज दोपहर में स्टॉक में एक तगड़ा पिकअप देखने को मिलता है। और वही क्लासिक केस आज भी देखा गया है। करीब 100 रुपए की बढ़त साफ तौर से इस स्टॉक में नजर आ रही है। लेकिन कुछ और काउंटर देखिए जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आता दिखाई दिया है। HPCL में अब लगभग 1% की तेजी बन रही। BPCL हालांकि इतना कुछ हॉट नहीं था। इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड का मौका आपको दिख रहा है वागले साहब, HPBP टाइप्स? हर्षदा, कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेता है तो वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा चॉपीनेस और रह सकता है। हालांकि HPCL में एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है जो 501 है, जो लेवल से आज घुमा है 499 के आसपास से आज का लो है। तो यस, एक 10, 12, 15 रुपए के लिए अपसाइड के लिए मैं चांस ले सकता हूँ। सर्वेंद्र, एक चार्ट पे नजर डालिए, इरोज इंटरनेशनल। यहाँ पे मुझे लगता है 240 के ऊपर ये कम से कम साल भर के बाद आज निकल रहा है। क्या लगता है आपको, कैसा पैटर्न है, लेना चाहिए? देखिए स्टॉक बहुत ही रिस्की है, तो मेरा इसमें अवॉइड रहेगा, बट व्यू में दे देता हूं। आई थिंक क्लियरली क्वार्टरली हाईज इसके ब्रेकआउट हुए हैं और 240 के स्तर उसने जो क्रॉस किए हैं। बट ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से स्टॉक की जब पिटाई हुई थी, 600 से लेके 100 रुपए तक नॉन स्टॉप आया था, किसी को एग्जिट करने नहीं मिला था, लोअर सर्किट मैक्सिमम डेज में रहे थे, तो बहुत ही रिस्की स्टॉक है। रिटेल निवेशकों को तो मैं इससे दूर रहने के लिए सलाह दूंगा। ओके, अविनाश, आपका कोई व्यू है?
नहीं, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है प्रदीप, और हमको लग रहा है कि इसमें हमने देखा था कि स्टॉक जब गिरता है तभी भी काफी सिग्निफिकेंटली गिरता है। तो मीडियम टर्म में हमको लग रहा है कि डेफिनेटली किसी के पास अगर पोजीशन है तो वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग की डेफिनेटली गुंजाइश नहीं है। MCX एक काउंटर है जहां पर हमने देखा है एक अच्छा पुल अप देखने को मिला आज के गिरते बाजार में, 4.5% ऊपर इनफैक्ट वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। वसीम साहब, कोई इनपुट MCX BSE इस बिजनेस में? BSE से तो पिट रहा है लेकिन MCX में एक अच्छा पुल अप देखा जा रहा है, 1% ऊपर इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में। नहीं, आई हैव नो व्यू। BSE पे हमारा सेल रिकमेंडेशन था। वी थॉट इट्स ऑल मोर टू डू विद द यूफोरिया अराउंड द सेंसेक्स। उसमें वैल्यू तो सिर्फ जमीन की है, एज अ ट्रेड टर्मिनल और एज अ प्रोडक्ट हमें नहीं लगता वहां कुछ आना है। MCX कैन बी अ बेटर प्ले गिवन दैट जैसे जैसे कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट में और वॉल्यूम्स बढ़ेंगी, आई थिंक उसकी रुझान अच्छा रह सकता है। बट हम अभी भी कहेंगे NSE का IPO जब आए उसमें मत मौका चूकिए, क्योंकि दैट विल बी अ स्टैंड आउट, वो स्टार परफॉर्मर जरूर रहेगा। क्या एक ट्रेड लिया जा सकता है बागले साहब MCX में? हर्षदा, बिल्कुल लिया जा सकता है। पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मेरा तो लॉन्ग टर्म का भी व्यू इसमें पॉजिटिव है, और आज जिस तरह से प्राइस और वॉल्यूम बिल्टअप दिख रहा है, मुझे लगता है ये 1250-1300 तक अगले कुछ दिनों में या एक आध दो हफ्ते में जा सकता है। 1140 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। ओके, और बाजार अब अंतिम मिनटों में आ चुका है। 9025-30 के आसपास क्लोजिंग की तैयारी है निफ्टी की। 29,150 के करीब सेंसेक्स बंद होगा और निफ्टी बैंक 20,800 के नीचे बंद होता हुआ नजर आएगा। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें, 2 स्टॉक ऊपर है तो 5 नीचे हैं। क्लियरली बिकवाली का रुझान 5.5 लाख करोड़ का वॉल्यूम आज हमने देखा है मार्केट में आते हुए, और करीबन 32,000 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम तो कैश मार्केट में आया है। इंटरेस्टिंगली इन दिनों कैश मार्केट में भी काफी तगड़े वॉल्यूम आ रहे हैं। अगर आप आज के कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाने वाले स्टॉक्स पे नजर डालें तो हम कह सकते हैं, जहां तक निफ्टी का सवाल है, बैंकिंग स्टॉक्स ने मोटे तौर पे दबाव बनाया ही। इसके अलावा भारती एयरटेल, ITC, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, ये कुछ और स्टॉक्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को काफी हद तक कमजोर किया, और ITC और ICICI बैंक दोनों मिलकर ही 30 पॉइंट के लिए यानी कुल गिरावट के 1/3 के लिए जिम्मेदार हैं। तो प्रदीप, और साथ ही अगर आप देखिए मेटल कंपनियों में भी काफी ज्यादा सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली, चाहे वो टाटा स्टील हो, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स हो, वेदांता, ये सब कमजोर रहे हैं आज के दिन। मिड कैप के लिए भी कमजोर चल रही, 200 पॉइंट की गिरावट पर इनफैक्ट ये इंडेक्स जाकर टूटा है। यहाँ पर हमने देखा सीमेंट कंपनियों में इंडिया सीमेंट, टाइटन, सिंटेक्स, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, CI इंडस्ट्रीज, अरविंद, BL, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये काउंटर जो काफी भागे थे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, वहीं पर लोगों ने सबसे पहले आज मुनाफा वसूली की है, अपनी पोजीशंस काटी हैं। भंसाल, यहाँ पर भसीन साहब, बताइए आगे की क्या रणनीति रहेगी? ऐसे ही मुनाफा वसूली आप करते रहेंगे या फिर कोई एक सेक्टर है जहां से आपको लग रहा है ज्यादा पोजीशंस लिक्विडेट करेंगे तो बेहतर रहेगा, और वो कौन सा क्षेत्र होगा? नहीं, देखिए हर्षिता, ये तो रहेगा बाजार का रुझान। अगर डॉलर वीकनेस रहेगी तो मेटल्स पे प्रेशर रहेगा। मेटल्स हैव बीन द कैटलिस्ट ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल रैली। ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया एंड देव डबल्ड इन वैल्यू एंड इन टर्म्स, तो हमें लगता है वो चलते रहेगा। लेकिन आपको स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा बिकॉज द बैंक इंडेक्स हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, और अब हमें लगता है वहां पे एसेट क्वालिटी के थोड़े इश्यूज की वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट जैसे हमने कहा, व्हाइट गुड सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी आज न्यू हाई मारा है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग हमारा एक प्रेफर्ड पे है, ट्राइडेंट इंडस्ट्रीज, मैं काफी नाम ले सकता हूं। मिड कैप्स में हमें अभी भी बहुत ज्यादा सेफ्टी दिखती है क्योंकि अर्निंग्स विल सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। फॉर द अदर निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी हमें लगता है ये रेंज रह सकती है 8900 ऑन द डाउन साइड ऑन द निफ्टी, और 20,700 ये लगता है हमें बैंक निफ्टी पे यहाँ पे क्लोज टू बॉटम होना चाहिए। तो आई थिंक ये अगले 4-5 दिन के लिए ऐसे रेंज रहेगी। वी विल टेक इट अप फ्रॉम देयर। जब नेक्स्ट वीक एक्सपायरी आएगी उस पर हमें पता लगेगा कि FIs का कहाँ रुझान है, बट दे विल कंटिन्यू टू बी बायर्स ऑन एनी फॉल आई थिंक फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 1 मंथ। ओके, शुक्रिया भसीन साहब आपका। अविनाश, वागले साहब और सर्वेंद्र, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हो गया भैया। और अब आइए नजर डालते हैं स्टॉक 2020 में आज के परफॉर्मेंस में।
आज का दिन जहां पर बाजार में 300 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स ने दिखाई है, 90 पॉइंट निफ्टी टूटा। हमारे कैप्टन्स के आए हैं पॉजिटिव रिटर्न्स। नीरज ने 1.5% की कमाई की, हेमंत के रिटर्न्स 0.86% या क्लोजर टू 1% आप कह सकते हैं। अब देख लेते हैं वो कौन से शेयर थे जो हमारे दोनों ही कैप्टन्स ने चुने आज सुबह में 7:30 बजे जब इनकी टीम आपके सामने लेकर आई। सुबेक्स इस टीम का हिस्सा था, ये हेमंत की टीम आपके सामने है। 6% की तेजी इसमें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3% का उछाल। गोवा कार्बन, मेगा सॉफ्ट दूसरे प्लेयर्स थे जहां पर थोड़ी तेजी आज के सत्र में दिखाई दी है। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे नेहा आनंद मार्केट का पूरा रिकैप लेकर आएंगी, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।